शेयर करें जिनमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम आज निपटाने की कोशिश करेंगे। मैंने ग्रुप पे भी हैंडआउट शेयर कर दिया। आप पहले आ जाओ। एक क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मिलेनियम कॉर्पोरेशन के नाम से आ रहा है। लो बेटा, मिलेनियम कॉर्पोरेशन leases a machine that has cost and fair value of rupees 1 million from Excel Leasing Company for 5 years. Millennium Corporation agreed to assume all risk of normal ownership, including such costs as insurance, taxes, and maintenance. जी भाई, रिस्क ऑफ ओनरशिप किसके ऊपर डाल दिए? मिलेनियम वाले पर। कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत फिर भी इंडिकेशन क्लियर है कि ये फाइनेंस वाली लीज है। मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years with no salvage value. The lease is signed on 1st January 2008. The incremental borrowing rate for the Millennium Corporation is 16%. The annual rental of rupees 305409 are payable at the end of each year. Underline end of each year. हर रेंटल 305409 का है और हर साल के एंड में पे करना है। क्वेश्चन की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मैंने नहीं लिखी है, हम अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हम फिर 1 साल की एंट्री बनाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला काम, अगर आप लेसी हो और एसेट को लीज पे लाते हो तो आपकी पहली एंट्री बनती है राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। और यस्टरडे डिस्कस हुआ था, लीज लायबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालने के लिए इस क्वेश्चन में भी एन्युटी बन रही है। फिक्स पेमेंट्स हैं 305409 और एक साल के बाद पेमेंट है। तो जब ड्यूरेशन भी सेम हो, अमाउंट फिक्स्ड हो, उसको एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी 2 होती है, ऑर्डिनरी और ड्यू। इस पे कौन सा लगाऊं फॉर्मूला? ऑर्डिनरी का, पेमेंट बाद में हो रही है। ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट था आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन अपॉन आई। रेंटल 305409 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई। इंटरेस्ट का रेट 16%, 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 5 इक्वल टू 1 मिलियन। आपने बेटा जब इसको सॉल्व किया, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन आ रहा है। अब लगे हाथों एक कंडीशन फिर मैच करवा देते। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एसेट की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट है? बिल्कुल है। सवाल में फेयर वैल्यू दी हुई है, मशीन की फेयर वैल्यू है 10 लाख और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी 10 लाख के आसपास ही आ रही है। इसका मतलब है और रिकन्फर्म हो गया
कौन सी वाली लीज है? फाइनेंस वाली लीज है। फिर बोल रहा हूँ लेसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेसर को पड़ेगा। चलो भाई, अब मैं लेसी की 1 साल की एंट्री बनाना चाहता हूँ। एंट्री के साथ साथ 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। सब काम हो जाएगा, उसके लिए फिगर्स चाहिए होंगी। बेहतर होगा पहले क्या बना लो, लीज का अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल बना लो। चलिए बेटा, लीज का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल फॉर्मेट क्या बनता है आपको भी पता है, जल्दी से कॉलम बनाइए। हमारा पहला कॉलम ईयर का, फिर लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर, इसके बाद बेटा फाइनेंस चार्ज, फिर हम इनका टोटल लेते थे, वो कहलाता था सब टोटल। देन हम पेमेंट करते थे, वो कहलाती थी लीज पेमेंट्स। पेमेंट के बाद लाइबिलिटी फिर भी कुछ ना कुछ बच जाती थी, लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर, एंड फाइनली प्रिंसिपल पेड। हमारा पहला साल वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2008। अब ये बताइए स्केड्यूल किस फिगर से शुरू करूं, लाइबिलिटी किस अमाउंट से शुरू करूं? 1 मिलियन से। जरा उठाना कैलकुलेटर, लिखना जरा 305409, 305409। ये बेटा क्या चीज है? एक पेमेंट। ऐसी कितनी पेमेंट करनी है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कितने बने? 1, तकरीबन 15 लाख। यानी अगर मैं इस एसेट को कैश पे खरीदता तो मुझे 10 लाख का मिलता। 10 लाख वाली चीज के मैं कितने पैसे भर रहा हूं? 15 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ। 15 लाख में इंटरेस्ट भी है, वो इंटरेस्ट है जो अभी मुझ पर लगा ही नहीं है, अभी लगना शुरू होगा। मैंने 15 लाख में से फ्यूचर का इंटरेस्ट हटाया, तो 15 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनी? 10 लाख। इंटरेस्ट हटाकर मैंने आपके 10 लाख रुपए देने। तो लीज लाइबिलिटी हमेशा अपनी प्रेजेंट वैल्यू से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? प्रेजेंट वैल्यू से। तो हमारा काम बेटा प्रेजेंट वैल्यू से शुरू होगा। इंटरेस्ट हटाकर मैंने आपके 10 लाख रुपए देने। चलो दोस्त, अब इसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट है 16%, 10 लाख का 16%, 1,60,000, सब टोटल 11,60,000। पहला साल खत्म होते होते मैंने आपके 11,60,000 रुपए देने, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सारे पैसे अभी नहीं देने, अभी सिर्फ उसमें से 3 लाख रुपए देने। हमारी पहली पेमेंट 305409। अब लाइब्रेरी का क्लोजिंग क्या बचा?
854591। हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी थी 10 लाख, क्लोजिंग है 854, दोनों का डिफरेंस 145409। मैं आपको पहली पेमेंट 3 लाख रुपीस की करूंगा। उस 3 लाख के अंदर 1,60,000 का इंटरेस्ट होगा और बाकी 145,000 का प्रिंसिपल होगा। अब हमारा नेक्स्ट ईयर आया 2009, 9 की ओपनिंग लाइबिलिटी 854591। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ 16%, 136,735। इनका सब टोटल 991,326। फिर आपको पेमेंट करूंगा 305,409 की क्लोजिंग लाइबिलिटी 685,917। प्रिंसिपल पेड 168,674। पहली पेमेंट में इंटरेस्ट होगा 160, दूसरी पेमेंट में इंटरेस्ट होगा 136। मेरा वही बच्चों वाला सवाल, ये इंटरेस्ट कम क्यों हो गया? सर वो लाइबिलिटी भी तो कम हो गई ना। हम इंटरेस्ट रिमेनिंग लाइबिलिटी पर कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे जैसे लाइबिलिटी कम होती जाएगी उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा, रेट कम नहीं हो रहा। रेट आज भी कितना है? 16%, 16%, 16%। सिर्फ उसका अमाउंट कम होना शुरू हो गया। 2010 685 917 के ऊपर 16%। कितना बेटा? 109,747। अब देखो किसी ने मुझे 2 लाख कुछ की फिगर बोली, मैं लिखते लिखते रुक गया क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट अभी क्या दे रहा था, इंटरेस्ट कम और कम और कम होना चाहिए। तो 136 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब इनका सब टोटल दे दो 795,664। नेक्स्ट पेमेंट 305,409। अब लाइबिलिटी कितनी रह गई? 490,255 एंड प्रिंसिपल पेड 195,662। अब हमारा फोर्थ ईयर आया 2011, ओपनिंग लाइबिलिटी 490,255। अब इसका 16%, 78,441। सब टोटल 568696 305,409 की पेमेंट हो जाएगी 263,287। प्रिंसिपल पेड 753,542 एंड फाइनली हमारा लास्ट ईयर आ गया 22,968। लास्ट ईयर आ गया 2012, ओपनिंग लाइबिलिटी 263,287।
इसका फाइनेंस चार्ज 42126, सब टोटल 305413। ठीक है बेटा। अब आपने जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हर साल तो आंसर डेसिमल में आ रहा था, आपने जगह जगह राउंड ऑफ करा, वो राउंड ऑफ होते होते 4 रुपए का फर्क आ गया। आखिरी पेमेंट होगी 305409। लेकिन ऐसी बेवकूफी नहीं कर देना कि सर 413 माइनस दिस, अब ये बोलो अभी भी 4 रुपए देने, अब कुछ देना है, सब खत्म हो गया। वो तो राउंड ऑफ का एरर है, डेसिमल को राउंड ऑफ किया है। तो कॉन्सेप्चुअली 5वीं पेमेंट के बाद लाइबिलिटी 0 और 263,287 का प्रिंसिपल लास्ट पेमेंट में पे होगा। इस तरह से बेटा ये लीज अमोर्टाइज्ड होगी, खत्म होगी 5 सालों के अंदर। कुछ कॉलम के सम फिर बड़े ऑब्वियस है, जैसे अगर प्रिंसिपल पेड का सम करूं अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, इंटरेस्ट हटाकर मैं आपको गाड़ी की पूरी फेयर वैल्यू पे कर रहा हूं, लीज पेमेंट 305409 मल्टीप्लाई बाय 5, 1527045। इंटरेस्ट मिलाकर मैं आपको 15 लाख की टोटल पेमेंट कर रहा हूं उस मशीन की जिसकी फेयर वैल्यू 10 लाख है। तो 10 लाख से ऊपर मैं जो पे कर रहा हूं सब इंटरेस्ट है, 527045। आप जरा सा एक छोटा सा नया नाम सीख लेना, इम्तिहान में काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक काम का नाम रखते हैं। आपने अभी काम किया हुआ है सर, वो क्या? आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 16% पर 16%, और हर बार रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट किया रिमेनिंग अमाउंट, 16% नॉन रिमेनिंग अमाउंट, 16% नॉन रिमेनिंग अमाउंट। जब हम इंटरेस्ट का रेट कांस्टेंट रखें और उसे रिमेनिंग अमाउंट पर कैलकुलेट करें, इस मेथड को प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं एक्चुरियल मेथड। हाँ भाई, क्या नाम है? एक्चुरियल मेथड। हमारे इम्तिहान में ये नहीं आता सवाल एक्चुरियल मेथड से करो या किसी और मेथड से करो, हम करते ही एक्चुरियल से ही। वो क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है और अप्लाई किस पर होता है? रिमेनिंग लायबिलिटी पर। इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं एक्चुरियल मेथड। फिर नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि कभी कोई बोले भाई एक्चुरियल मेथड क्या होता है इंटरेस्ट का, है ना, ये वो मेथड होता है जिसमें रेट कांस्टेंट होता है और वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पे अप्लाई होता है। चलिए बेटा, मैंने क्या कहा था कि मैंने इस एग्जांपल की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, हम अपने सीखने के लिए कर रहे हैं। चलें अब लेसी की 1 साल की एंट्री बनाते हैं, आपको भी आती है, शुरू हो जाइए। लेसी की 1 साल की एंट्री बनाइए। फर्स्ट जनवरी 2008 हमारी पहली एंट्री, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी लिखो कोई मसला नहीं है, ऑब्लिगेशन अंडर लीज लिखो जब भी कोई मसला नहीं है, और लीज लाइबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे। लीज पेमेंट 15 लाख, 15 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख। फिर एक बात बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है, कल समझा दी थी, फिर बोल रहा हूं, कोई अगर भूल गया है तो सवाल जहन में आता है। इंटरेस्ट मिलाकर मैंने 15 लाख रुपए देने, तो अब लाइबिलिटी 10 लाख पे क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? तो रीजन क्या बताया था मेरा भाई? 15 लाख में अगले 5 साल का इंटरेस्ट भी शामिल है।
और वो अगले 5 साल का इंटरेस्ट अभी मेरे ऊपर लगा ही नहीं है। तो जो इंटरेस्ट अभी मुझ पर लगा ही नहीं है, मैं उसे अभी से कैसे लायबिलिटी में दिखा दूं? समझ में आ गई ना बात? तो लीज लायबिलिटी हमेशा इंटरेस्ट हटा के रिकॉर्ड होती है। उस इंटरेस्ट को हटा के रिकॉर्ड होती है जो अभी हम पर चार्ज ही नहीं हुआ है। अब ईयर एंड पर पहुंचे, 31 दिसंबर 8, पहले तो डेप्रिशिएट करवा लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर 10 लाख का ये राइट ऑफ यूज है, 10 लाख को 5 साल पे डेप्रिशिएट करवा लो। हर साल हमारा राइट ऑफ यूज 2 लाख रुपए से डेप्रिशिएट होगा। अब फाइनली ईयर एंड पर एक पेमेंट भी है, 31 दिसंबर 8, फाइनेंस चार्ज डेबिट, ऑब्लिगेशन अंडर लीज डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। हमारी पहली पेमेंट 305409, जिसका ब्रेकअप स्केड्यूल में बना हुआ है। पहली पेमेंट में इंटरेस्ट कितना है? 160,000 और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी 145409। ये हमारी पहले साल की एंट्रीज बन गई। चलिए दोस्त, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। पहले सॉसी के एक्सट्रैक्ट्स। मैंने आपको समझाया था कि लेसी जब भी किसी एसेट को लीज पे लाएगा, वो 2 एक्सपेंस रिपोर्ट करेगा, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दूसरा फाइनेंस चार्ज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिपोर्ट होगा 2 लाख का एंड फाइनेंस चार्ज रिपोर्ट होगा 160,000 का और टोटल एक्सपेंस 360,000 का रिपोर्ट होगा। अब आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। पहले बेटा एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में अब एक नई चीज आएगी, राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज को हमने 1 मिलियन पर कैपिटलाइज किया है, 2 लाख से डेप्रिशिएट भी किया है एंड फाइनली इस वक्त राइट ऑफ यूज 8 लाख का बचा हुआ है। नाउ लाइबिलिटी साइड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हम शो करेंगे ऑब्लिगेशन अंडर
लीज और करंट लायबिलिटी में शो करेंगे करंट मेच्योरिटी ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। और ये फिगर दोस्त कहां से निकल आएगी? इस कैजुअल में से। इस कैजुअल बता रहा है पहला साल खत्म होते होते हमने 854 आपके देने, उस 854 में से 168 अगले 12 महीने में देने और 685 12 महीने के बाद देने। तो नॉन करंट पोर्शन में आ जाएगा 685 917 और करंट पोर्शन में आ जाएगा 168 674। यहां तक बात सबकी समझ में आ गई है? यस सर। आवाज में दम नहीं है? कुछ नई बात हो जाए? सर मेरा नहीं ख्याल क्लास में कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसने टैक्स का सब्जेक्ट ना पढ़ा। सबने पढ़ा हुआ है? ठीक है, मैंने पूछा है पढ़ा हुआ, मैंने पास करने का नहीं पूछा। यहाँ सिर्फ उस नॉलेज को थोड़ा हमें इस्तेमाल करवाना। आप लोग जब पढ़ते हो इनकम टैक्स की बातें, तो उसमें आप हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हो, उसमें आपने इनकम का एक हेड पढ़ा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसमें दो वर्ड सीखे, एक वर्ड अलाउबल एक्सपेंस, दूसरा वर्ड डिस अलाउड एक्सपेंस। सबको पता ना क्या होता है? अलाउबल एक्सपेंस वो एक्सपेंस जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें अलाउ करता है, हाँ ये एक्सपेंस बिजनेस के लिए है, और जितने ज्यादा एक्सपेंस को टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा इसमें अपना फायदा है। वो एक्सपेंस अलाउ करता रहेगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। और बात बातें ऐसी होती हैं जिनको टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता। वो कहता है हाँ ये एक्सपेंस है, आप गलत नहीं कहते हो, क्योंकि हमारा ऑर्डिनेंस नहीं मानता। जैसे आप लोग डाउटफुल डेट की प्रोविजन करते हो, टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? हम किसी प्रोविजन को नहीं मानते। उनसे पूछो क्यों, तो वो पूछ बोलेंगे आप बताओ प्रोविजन क्यों करते हो? तो आप अपनी अकाउंटिंग दिखाओगे उनको। हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अगर पैसा डूबने वाला हो इंतजार नहीं करते, अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? भाई ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कौन है? बोलते हैं ये हमारी अकाउंटिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। बोले अकाउंटिंग का है ना, टैक्स का थोड़ी है। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ प्रूडेंस नाम की कोई चीज होती है। वो क्या बोलता है? भाईजान प्रोविजन अपने पास रखो। अगर हम प्रोविजन को अलाउ करने बैठ गए तो ये पाकिस्तानी कौम है पता नहीं क्या कुछ डुबा देगी प्रोविजन के नाम पर, टैक्स बचाने के लिए। सबको पता है प्रोविजन अलाउ नहीं होती। इसी तरीके से आपने एक और चीज सीखी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। हम लोग अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं IAS 16 के तहत, लेकिन वो IAS अकाउंटिंग का है, इनकम टैक्स का नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? हम ये नहीं कहते कि डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता, हाँ होता है, लेकिन हमारे तरीके से होता है। उनका पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, अजीबोगरीब किस्म का है। एक तो वो मेथड एक मानते हैं, कौन सा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर क्या बोलते हैं? मशीनें लेकर आ रहा हूँ, अजीबोगरीब कहानी है। पहले साल इनिशियल अलाउंस ले लो 50%, इसी पे 25 ले लो, फिर उनके रेट अपने फिक्स्ड है। तो हमारा डेप्रिसिएशन कुछ और आता है, उनका कुछ और आता है। ठीक है बेटा, इतना टैक्स तो मुझे भी आता है। अब इसी में अपने काम की बात ढूंढो।
मैंने एसेट लीज पे लिया हुआ इस सवाल में, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके बैठा हुआ और पूरा फाइनल अकाउंट बना के बैठा हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं, यूजर पढ़ाया था लोगों को आइए में, शेयर होल्डर को भी कॉपी जाती है, डेटर क्रेडिटर मनी लेंडर को कॉपी जाती है, एक कॉपी टैक्स अथॉरिटीज को भी जाती है। हमने अपने फाइनल अकाउंट की कॉपी टैक्स डिपार्टमेंट को भिजवा दी। टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें बुलवा दिया। उन्होंने बोला यार तुम्हारे बनाए हुए फाइनल अकाउंट पूरी मेरी समझ में आ रहा है, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उसने कहा ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है? मैंने कहा अभी समझाता हूँ। इस साल हम लोगों ने एक एसेट लीज पे लिया है, हमने IFRS 16 के तहत उसकी अकाउंटिंग करी, तो पता चला दो एक्सपेंस निकलते हैं, एक फाइनेंस चार्ज दूसरा डेप्रिसिएशन। उन्होंने कहा क्यों निकलते हैं? मैंने कहा हमारे IAS ने निकाले भाई, उसमें लिखा हुआ है ऐसा करो। मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ। वो इसके आगे फॉरेन एक टेक्निकल वर्ड लिख देंगे, डिसअलाउ। वो बोलेंगे हम इन दोनों को अलाउ नहीं कर सकते, ये दोनों कोई खर्चे नहीं है टैक्स के अंदर। मैंने कहा तुम मतलब लीज को नहीं मानते? उसने कहा हम ये नहीं कह रहे हम लीज को नहीं मानते, कह रहे हमारे स्टैंडर्ड ऑर्डिनेंस में कुछ और लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो आपने कई बार सुना पढ़ा, लीज पेमेंट्स आर अलाउबल एक्सपेंस इफ पेड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। वो कह रहे हैं हम पता है खर्चा किसको मानते हैं, जो आप पैसे पे कर रहे हो। आपने पहले साल कितने पैसे पे करे? मैंने कहा 305। कह रहा है बस जो आपने पे करा है ना वो तुम्हारा खर्चा है। मैंने कहा अच्छा। तो वो बोलेगा मैं तुम्हें अलाउ करता हूं लीज पेमेंट्स। वो बेटा लीज की पेमेंट्स हमें अलाउ कर देगा, और हमारी लीज की पेमेंट्स कितनी है पहले साल की? 305,409। वो इसको अलाउ कर देगा। हम अलाउ किसको करवाना चाह रहे थे? 360 को। वो अलाउ किसको करेगा? 305 को। थोड़ा सा झगड़ा आ गया। हम कह रहे हैं हमारा खर्चा 360 हुआ है, वो क्या बोलेगा नहीं भाई नहीं, टैक्स की नजर से देखो तो तुम्हारा खर्चा कितना माना जाएगा? 305। अब बताओ उनके और मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क आएगा नहीं आएगा? बस यहां से आपके सिलेबस का एक और चैप्टर बीच में आ गया, IAS 12 डेफर्ड टैक्स। कौन बीच में आ गया? IAS 12 डेफर्ड टैक्स। ठीक है बेटा, सर बिल नहीं पढ़ाना है। जब मैं आपको FAR 1 में रीवैल्यूएशन के पास पेपर के सवाल करवाता था, चाहे वो FAR 1 के हो या FAR 2 के हो, सवाल के एंड में लिखा होता था इग्नोर टैक्स, इग्नोर डेफर्ड टैक्स। याद आ गया? FAR 2 में ऐसा नहीं होगा। FAR 2 में आप वो सवाल भी करोगे जिसमें टैक्स इंक्लूड हो। अब मैं आपको समझाता हूँ, जब IAS 12 पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे। मान लो सर अभी आ गए पढ़ाने, IAS 12 पढ़ा रहे हैं, तो आपसे पहले ऐसे पूछेंगे बेटा आप लोगों को प्रोविजन करनी आती है? हमने कहा आती है। आपसे पूछेंगे आप लोगों को रीवैल्यूएशन करनी आती है? हमने कहा बिल्कुल आती है। फिर वो पूछेंगे आपने ये सीख लिया कि लेसी जब एसेट लीज पे लाता है क्या करता है? हमने कहा हमने वो भी सीख लिया। फिर वो आपको बोलेंगे आओ मैं इन बातों के टैक्स के साथ झगड़े सिखाऊं। वो बोलेंगे पहला झगड़ा, टैक्स वाला रीवैल्यूएशन को मानते ही नहीं है। फिर वो बोलेंगे टैक्स वाला प्रोविजन को नहीं मानता। फिर वो बोलेंगे टैक्स वाला लीज को नहीं मानता इस तरीके से, वो सिर्फ पेमेंट को मानता है। तो हमने कहा सर वो ना माने हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। टैक्स वाला इन दोनों को डिसअलाउ करेगा। ये बात आप जैसे बच्चे बच्चे जानते हो। आगे बात समझ में? हमारी अकाउंटिंग ये कहती है जब तुम्हें नजर आ रहा है कि टैक्स वाला आगे जाकर इन चीजों को अलाउ नहीं करेगा, तो तुम इस बात का इंतजार क्यों कर रहे हो कि वो डिसअलाउ कर दे? ये बात तुम्हें पहले से पता है वो डिसअलाउ करेगा। इसका मतलब है जो टैक्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं अकाउंटिंग में,
एक्चुअल टैक्स उससे डिफरेंट होगा, हाँ या ना। अगर मैं 100 रुपए का टैक्स पे कर रहा हूं तो एक्चुअल टैक्स 100 से ज्यादा होगा या कम होगा? 100 नहीं होगा। जब मुझे नजर आ रहा है आगे जाकर टैक्स की एडजस्टमेंट आनी है, हम उस टैक्स की एडजस्टमेंट को पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं और पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस टैक्स का नाम क्या होता है? डेफर्ड टैक्स। तो कोई अगर आपसे पूछे डेफर्ड टैक्स क्यों आता है, तो जवाब सिंपल देना, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के झगड़ों की वजह से। बात बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं, टैक्स वाले नहीं मानते। उन झगड़ों को खत्म करने के लिए हम अभी से डेफर्ड टैक्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब क्या होता है डेफर्ड टैक्स, कैसे निकलता है, ये सब आप IAS 12 में सर अबील के साथ सीखना। और इस बार डेफर्ड टैक्स का एक अच्छा सवाल आया था, हर टाइम में नहीं आता है, लेकिन इस बार एक अच्छा सवाल डेफर्ड टैक्स का आया था और कोई शिकवा नहीं कर रहा, सब खुश हैं आराम से। उनसे ये नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छा हो गया होगा, लेकिन किसी को शिकायत नहीं है कि सर उसको हम छोड़कर आए तो उसमें बहुत कुछ हमें समझ में नहीं आया। बाकी अपना अपनी मेहनत है, कौन वहां पे क्या कर आया होगा। अब मैं बात समेट देता हूँ, दिमाग में लॉक करते जाओ। जब भी कोई अकाउंटिंग में प्रोविजन करेंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी। जब भी एसेट को रीवैल्यू करेंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी। जब भी एसेट लीज पे लाएंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी। अगर इजाजत दो कुछ और भी बोल दो। जब भी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी। और ये बोरिंग कॉस्ट बीच में कहां से आ गया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। ये तो हमें किसने सिखाया? IAS 23 वो अलाउ करता है कि क्वालिफाइंग एसेट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर लो। आपने पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बात पढ़ी इनकम टैक्स में? वो तो उसको तो नहीं मानता। तो फिर बात समेटता हूँ, रीवैल्यू करेंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट डालेंगे। एसेट लीज पे लाएंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट डालेंगे। प्रोविजन करेंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट डालेंगे। और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट डालेंगे। अगर और इजाजत दो, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट डालेंगे। वो नहीं मानते इन बातों को यार, बस जिन बातों को वो नहीं मानते उन सारी बातों पे क्या निकलती आएंगी? डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट निकलती। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल मैंने एक बेसिक बोल दिए। ठीक है सर, अब सुन लो बात। अगला सवाल करवाने जा रहा हूँ, पास पेपर का है, उसमें लिखा हुआ है टैक्स की एंट्री भी बनाओ, डेफर्ड टैक्स की एंट्री भी बनाओ। क्या मैंने डेफर्ड टैक्स निकालना सिखाया? मेरे सिलेबस में है ही नहीं, और अभी आपने सीखा नहीं है। तो मैं जो अगला सवाल करवा रहा हूँ पूरा करवा दूंगा, उसमें सिर्फ डेफर्ड टैक्स वाला काम रोक दूंगा। जब वो आप सीख लो मुझे बता देना, मैं डेफर्ड टैक्स की 2 एंट्री और डलवा दूंगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, मार्क्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2, मार्स लिमिटेड। Mars Limited is engaged in the manufacturing of chemicals. On 1st July 2008, it obtained a motor vehicle on lease from a bank. Detail of the lease agreement are as follows. Cost of motor vehicle is 1.6 million. Installment of rupees 4,80,000 are to be paid annually in advance. Underline annually in advance. Annuity due का कॉन्सेप्ट आ गया। Lease term and useful life is 4 years and 5 years respectively. Interest rate implicit in the lease is 13.701%. Company follow a policy of depreciating the motor vehicle over their useful life on the straight line method. However, the tax department allow only the lease payments as a deduction from taxable profit. जो मैं आपको भी समझा रहा था,
टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%. कंपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड June 30th, 2009 is rupees 4.9 million. There is no temporary difference other than those evident from the information provided above. Required A. Prepare journal entries to record in the books of Mars Limited for the year ended 30th June 9 to record the above information including tax and deferred tax. आपने टैक्स की एंट्री भी बनानी है और डेफर्ड टैक्स की एंट्री भी बनानी है, तो फिलहाल आप बना नहीं पाओगे फिलहाल. बी पार्ट में कहते हैं नोट बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नोट डिस्क्लोजर. मैंने कहा था इस चैप्टर के भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो बेटा अभी मैंने आपको वो भी नहीं सिखाया. इस टॉपिक में लेसी के डिस्क्लोजर भी पूछता है, लेसर के भी पूछता है. लेसर के दोनों तरह से पूछता है. लेसर के डिस्क्लोजर फाइनेंस लीज में अलग तरह से बनते हैं और ऑपरेटिंग लीज में अलग तरह से बनते हैं. वो जब लेसर की बातें करेंगे जब की बातें. तो बहरहाल अभी हम टैक्स वाली एंट्री नहीं बना सकते और डिस्क्लोजर नहीं बना सकते, एटलीस्ट अपना बाकी काम तो कर सकते हैं. ठीक है सर, अब देखते हैं एडवांस पेमेंट के आ जाने से हमें कहां कहां पर कुछ चीजों में चेंजेस नजर आएंगे. ठीक है सर, कहां कहां पर जैसे अभी से पास कर दीजिएगा. शुरू करते हैं बेटा. सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा. अभी तक फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे, कब कर रहे थे? ठीक है सर, और अब कौन सा होगा? एन्युटी. अब एन्युटी ड्यू वाला. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट हो रही है और इस वक्त एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हम लगाना चाह रहे हैं. बेटा ड्यू का फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने तो बात ऐसे याद रखी हुई है कि पहले ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लिख लो, 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन अपॉन आई. ठीक है, ये हमारा ऑर्डिनरी का फॉर्मूला है. अब इसको अगर एडवांस में कन्वर्ट करना है तो इसके शुरू में एक 1 प्लस आई और लगाकर मल्टीप्लाई कर लो, तो यही फॉर्मूला ड्यू में कन्वर्ट हो जाता है. समझ में आ गई बात? मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने का आसान तरीका बता दिया. ऑर्डिनरी का याद कर लो, उसके स्टार्ट में क्या लगा दो, 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करके और लगा दो, वही फॉर्मूला ड्यू में कन्वर्ट हो जाता है. चलिए दोस्त, 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट 0.13701, यही है ना. इंटरेस्ट रेट 13.701, तो 0.13701 मल्टीप्लाई बाय रेंटल. रेंटल कितना है? पेमेंट 480 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई, आई फिर 0.13701 डिवाइडेड बाय 0.13701 माइनस 4. 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो. जब आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन ही बनेगा और इस व्हीकल की फेयर वैल्यू भी कितनी है? 1.6 मिलियन. इंटरेस्ट हटाकर मैं गाड़ी की पूरी कीमत भर रहा हूं फेयर वैल्यू के बराबर. क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट है? यस सर. कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है. फाइनेंस लीज. शाबाश. अगर ये फाइनेंस लीज है बेटा तो लेसी को फर्क तो कोई नहीं पड़ता है. अब उसने कहा था कि आप एंट्रीज बना दो 1 साल की और डिस्क्लोजर बना दो. डिस्क्लोजर बनाने के लिए भी स्केड्यूल चाहिए होगा. मैंने कहा था ना कल आपको स्केड्यूल जगह जगह मदद करेगा.
ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करेगा बल्कि वो डिस्क्लोजर में भी आपकी मदद करेगा। तो पहले जरा आप मुझे स्केड्यूल बना दो, 4 पेमेंट का स्केड्यूल बना दो। कितने साल का बन गया स्केड्यूल? ठीक है, अब जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। चलो बेटा, पहली पेमेंट का फाइनेंस चार्ज कितना रहे? पहली पेमेंट का फाइनेंस चार्ज कितना रहे? ठीक है, 219,216। इस उम्र में मैं आपको मारता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। आप खुद ही समझोगे जैसे आपने अपने आप की खूब पिटाई लगाई है। ठीक है, आप इतना बड़ा ब्लेंडर कर रहे हो, इतना बड़ा ब्लेंडर, अगर सच समझ यहाँ पर होते तो आप सबको सीधा कर देते। सर समझ ने मैथमेटिक्स में जब आपको एनवीटी ड्यू सिखाई होगी तो कई बार सिखाया होगा, एडवांस पेमेंट है, पहली पेमेंट में इंटरेस्ट होगा ही नहीं। कोई अनहोनी बात थोड़ी कर रहा हूं, आराम से समझो। मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ, मैंने आपसे उधार पे एसेट यूज करने का राइट ले लिया। आपने क्या बोला, भाईजान जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी दिन पहली पेमेंट देनी होगी। अभी उधार ले रहा हूं और अभी वापस कर रहा हूं। अभी उधार लिया, कुछ पैसे अभी दे दिए, तो अभी देने वाले पैसों में इंटरेस्ट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। एडवांस की सिचुएशन है, पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट का ताल्लुक किससे होता है? टाइम से। कुछ टाइम भी तो गुजरे उधार लिए हुए, तुम तो एडवांस में पैसे ले रहे हो। तो बेटा पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज नहीं होगा। जो आप सब लोग 2,19,000 पता नहीं क्या बता रहे हो, अजीब सी फिगर। शुरू करूंगा। पहला साल 1 जुलाई को हमने एसेट लीज पे लिया है, जुलाई 8, और नीचे लिखा हुआ है ईयर एंड 30 जून है। तो इनका पहला साल कौन सा बनेगा? 2008, 2009। 8 कौन सा वाला? जो जुलाई से शुरू होगा, और 9 कौन सा वाला? जो 30 जून को खत्म होगा। ठीक है सर। लीज लायबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है? प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हुई है 16 लाख। 16 लाख रुपए मैं आपसे उधार ले रहा हूं गाड़ी की शक्ल में, और आपने क्या बोला, अभी के अभी पहली पेमेंट दे दो। तो पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज 0 होगा, तब टोटल भी 16 लाख बनेगा। पहली पेमेंट 480 की करूंगा, जिसके बाद अब लाइबिलिटी कितनी रह गई? 11,20,000। ओपनिंग लाइबिलिटी 16, क्लोजिंग 11,20, 480। पहली पेमेंट पूरी पूरी 480 की वो प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्ट होगी। ठीक है सर। अब नॉर्मल काम होगा। नेक्स्ट ईयर आया 2009 एंड 10, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 11,20,000। अब इस पे इंटरेस्ट लगा दो 13.701%, 153,451। दोनों का सब टोटल ले लो, 127,3451। लीज पेमेंट्स 4,80,000। 793,451। प्रिंसिपल पेड 326,549। अब थर्ड ईयर आया 2010 एंड 11,
793,451 108711 सब टोटल 902162 लीज पेमेंट्स 480 लाइबिलिटी एंड ऑफ ईयर 422162 प्रिंसिपल पेड कितना बेटा 371289 हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ईयर 11-12 422,162 का फाइनेंस चार्ज 57840 सब टोटल 480,002 ₹2 का फर्क आ रहा है डेसिमल का राउंड ऑफ करने से। कॉन्सेप्चुअली आखिरी पेमेंट 480 की होगी, लाइबिलिटी 0 हो जाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट 422,162 का पे हो जाएगा। ये मेरा भाई अंदर समझ में आ गया सबके? समझ में आ गया? बात पे कायम रहना, ठीक है? शाबाश। मुझे पहले साल की एंट्रीज बना दो। एंट्रीज तो उसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ बेटा बन गए एंट्रीज। शाबाश। किस किसने एंट्रीज बना ली है? आपने मिस बताइए क्या एंट्री बनाइए। कितना? ठीक है भाई। मिस के ने जो एंट्रीज बताई हैं सारा काम सही नहीं बताया है, कुछ सही भी है इसमें, सारा काम सही नहीं बताया। ठीक है दोस्त, इसलिए मैं कह रहा था समझ में आया, आपने कहा यस सर, फिर मैंने बोला बात पे कायम रहना। ठीक है, पता है समझ में कितना आया? जितना समझा। अभी इसमें कुछ और भी समझना है, वो भी आपकी समझ में नहीं आया। ठीक है, अब पहली एंट्री वो आपने 1 जुलाई 2008 वाले दिन बनाई। राइट ऑफ यूज डेबिट ऑब्लिगेशन अंडर लीज क्रेडिट, और आपने ये एंट्री बना दी। ये एंट्री आपने बना दी 1.6 मिलियन पे। राइट ऑफ यूज डेबिट ऑब्लिगेशन अंडर लीज क्रेडिट, सही है। इसके बाद सर एडवांस पेमेंट है, पहली पेमेंट आज ही करूंगा, और आपने अभी बोला पहली पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है सर, वो भी नहीं होगा। 1 जुलाई 2008 अगर पहली पेमेंट बेटा आज ही करूंगा तो वो 480 की होगी और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो पूरा पूरा 480 लाइबिलिटी में एडजस्ट होगा। लाइबिलिटी क्रेडिट में पड़ी हुई ऑब्लिगेशन
ऑब्लिगेशन अंडर लीज, हमने पहली पेमेंट को पूरा पूरा लीज लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दिया। यहां तक तो मिसने भी सही बोला है, ठीक है। अब इसके बाद आज तो और कुछ नहीं होना, अब हम ईयर एंड पे पहुंचे। सबसे पहले डेप्रिशिएट करेंगे। ईयर एंड वाले दिन 30 जून 2009 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 16 लाख पे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, किस लाइफ पे निकालो, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है लीज टर्म 4 इयर्स है और यूजफुल लाइफ बेटा 5 साल की। ठीक है, आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है। क्यों? नॉर्मल हालात में हम अपने एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और हमारे एग्जांपल में यूजफुल लाइफ है 4 साल, 5 साल, 5 पे डेप्रिशिएट होना चाहिए, 5 पे डेप्रिशिएट होना चाहिए। लेकिन इस हवाले से हमारे आईएएस में 2 पैराग्राफ में कुछ डिस्कशन लिखा हुआ है। वो डिस्कशन कल मैंने रोका था क्योंकि कल मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। वो डिस्कशन आज पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड का पैरा 32 निकालो। थर्टी टू निकाल लिया भाई। चलो 32 को समझने के लिए 32 को समझने के लिए 31 से बात शुरू करता हूँ। पहले 31 को देखो। 31 में लिखा हुआ है लेसी को चाहिए एसेट को डेप्रिशिएट करे और आईएएस 16 के तहत करे। ये तो समझ में आपके भी आ गया। लेकिन क्या मैंने 32 नहीं पढ़ा था। अब 32 को पहले सुनना, उसमें 2 मुख्तलिफ नौयत की बातें लिखी हुई है। एक बात इसी पेज पे लिखी हुई है, दूसरी बात दूसरे पेज पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको समझाता हूँ इसमें क्या लिखा है, पहले जरा इसको रीड करवा दो। चलो भाई पढ़े मिस, हमने नहीं पढ़ना, ठीक है पढ़े मिस। मिस अदरवाइज तो मेरा भाई अब आराम से समझना इस बात को। जो बात समझा रहा हूँ इस सवाल में भी अप्लाई होगी और पूरे पास पेपर को खंगालो तो 2 सवाल और आएंगे आगे, उसमें भी बात अप्लाई होगी। उसने कहा देखो यार, अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि मैं लीज टर्म के बाद ओनरशिप आपको दे दूंगा या परचेज ऑप्शन है और आपको ऐसा लगता है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो फिर तो बेहतर होगा आप डेप्रिशिएट यूजफुल लाइफ पे ही करो। इस सवाल में लीज टर्म कितनी है? 4 साल। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। अब समझो हमारे दिमाग में प्रॉब्लम क्या चल रही है। मैंने इस एसेट को 4 साल के लिए लिया है और इस्तेमाल कब तक कर सकता हूं? 5 साल तक। अगर इस सवाल में ये लिखा हुआ होता जहां भाई 4 साल बाद ओनरशिप तेरी हुई, फिर तो बात भी खत्म हो गई।
पैसे 4 साल तक देने और इस्तेमाल 5 साल तक करना है। हम इसको चुपचाप 5 साल पे डेप्रिशिएट कर देते, क्योंकि अगर ओनरशिप मेरी हो जाएगी फिर तो मैं इसको 5 साल तक इस्तेमाल अपने बिजनेस में कर सकता हूँ ना। या सवाल में ऐसा होता, भाईजान मैं तुम्हें परचेज करने का ऑप्शन दे रहा हूँ 4 साल के बाद, और हमें ऐसा लगता कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, जब भी हम क्या बोलते हैं 4 साल के बाद ये तुम्हारा ही हो जाएगा, जाओ 5 साल पे डेप्रिशिएट कर लो, क्योंकि तुम 5 सालों तक इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन हमारे सवाल में ये दोनों बातें नहीं है, ना परचेज करने का ऑप्शन है, ना ना ओनरशिप ट्रांसफर करने का जिक्र है, ये दोनों बातें नहीं है। तो उसने भी दूसरे पेज पे बोला अगर ये दोनों बातें ना हो अदरवाइज तो फिर ये करना। मैं क्या करूं, लिखा हुआ है फिर आप एसेट को डेप्रिशिएट करवाना शॉर्टर ऑफ के रूल पे। किस पे? शॉर्टर ऑफ, जो चीज पहले खत्म हो जाए, लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। लीज टर्म है 4 साल और यूजफुल लाइफ है 5 साल। अब बताओ इन दोनों में शॉर्टर कौन है? 4 साल लीज टर्म। अगर अनसर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी कि 4 साल के बाद मैं इस्तेमाल करूंगा नहीं करूंगा, अनसर्टेनिटी ना होती फिर तो मैं खुल के बोलता मैं 5 साल तक यूज कर सकता हूं। लेकिन 5 साल यूज होता हुआ नजर आ नहीं रहा। समझ में आ रही बात? ना परचेज ऑप्शन है, ना ओनरशिप ट्रांसफर करने का कहीं जिक्र है। जब जिक्र ना हो तो जो चीज पहले खत्म हो रही हो उस पर डेप्रिशिएट करना। हमारे एग्जांपल में पहले कौन खत्म हो रहा है? लीज टर्म, और वो कितने साल की है? 4 साल। बस 4 साल पे कर दो। हमारा राइट ऑफ यूज 4 लाख से डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, हमारा राइट ऑफ यूज बेटा 4 लाख से डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये काम भी हमने कर दिया। चलो अब यहां पर ना बेटा एक काम और आपको बोलना चाहिए था, किसी ने अब तक नहीं बोला है। सर वो क्या? 30 जून को एक एंट्री और बनेगी, फाइनेंस चार्ज डेबिट एक्रूड फाइनेंस चार्ज क्रेडिट, और ये एंट्री बननी चाहिए थी 153451 से। ये एंट्री और बननी चाहिए। अब जैसे ही मैंने ये एंट्री बनाई, मुमकिन है एक बात दिल में आ रही हो, मेरी रेस्पेक्ट में ना बोल रहा हूं कि सर माजिद कोई दीन ईमान है या नहीं आपका? अभी आप खुद तो बोल रहे थे इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं। किसने बोला नहीं होगा? आप ही बार बार चिल्ला रहे थे, मैं कुछ और चिल्ला रहा था, मैं कुछ और बोल रहा था। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको हिंट दी, आपने वो हिंट समझी नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था पहले साल इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं बार बार एक ही जुमला बोल रहा था, पहली पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होगा। कहा था नहीं कहा था? पहली पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आपने कहा सर माजी तो मतलब पहली पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होगा, अभी पहले साल नहीं हुआ ना, ये दो अलग बातें। पहली पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन पहले साल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत हाई फाई बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। देखिए वो कॉमन सेंस, कुछ का मैं चेहरा देख रहा हूँ परेशान बैठे में, आशीर्वाद भाई अब तक सोच रहा हो क्या रहा है। ठीक है, बच्चों वाला काम है बेटा, चलो बच्चों की तरह समझाता हूँ। हम अक्सर टाइम लाइन बनाकर बात समझते थे FAR 1 में, आ जाओ टाइम लाइन में। मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? 1 जुलाई 2008, और पहला साल कब खत्म होगा? 30 जून 2009। अब यहां देखो, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने आपसे
16 लाख रुपए वाली गाड़ी इस्तेमाल करने का राइट लिया है। ये 16 लाख मेरी लीज लाइबिलिटी। आपने क्या बोला, 16 लाख में से पहली पेमेंट अभी की अभी देनी पड़ेगी। पहली पेमेंट अभी की अभी करी 480। पहली पेमेंट अभी की अभी, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। मैंने 16 लाख में से 480 माइनस कर दिया। अब मेरी लाइबिलिटी बच गई 11,20,000। ये समझ में आ रहा है? 16 लाख का उधार लिया था, 480 अभी दे दिए। इस 480 में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये बात बताओ, 4,80,000 की बेटा पहली पेमेंट करने के बाद क्या मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई? नहीं सर, कम हो गई। और मैंने एक जुमला कुछ देर पहले एक और सवाल में कहा था, मैंने कहा था इंटरेस्ट का ताल्लुक टाइम से होता है। अब मुझ पर 11,20,000 रुपए अभी भी बाकी है। इस 11,20,000 पे अब रोज इंटरेस्ट लगेगा, रोज रिमेनिंग अमाउंट पे। और इंटरेस्ट लगते 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 ईयर एंड आ गया। जब मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूंगा तो अकाउंटिंग होती है एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे। अब मैं इस तरह बोलूंगा, यहां से लेकर यहां तक मुझ पर इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, लग चुका है। हाँ ये ना, लेकिन नॉट पेड, पे नहीं करा मैंने। इंटरेस्ट किस पे लगा है? 11,20,000। ये वो अमाउंट है जो मुझ पर अभी भी बाकी है। 11,20,000 मैंने आपके देने, इस पे रोज इंटरेस्ट लग रहा है, रोज इंटरेस्ट लग रहा है। लगते लगते ईयर एंड आ गया। जब साल का आखिरी दिन आया, मुझसे किसी ने पूछा, हाँ भाई इस साल लीज की वजह से तुम पे इंटरेस्ट लगा है? मैंने कहा बिल्कुल लगा है। फिर उसने पूछा पे कर दिया? मैंने कहा पे तो नहीं करा। जब पे नहीं करूंगा तो मैं इंटरेस्ट को रिकॉर्ड तो करूंगा ना। अब मैंने इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, फाइनेंस चार्ज डेबिट। देखो ये वही एंट्री बनी हुई है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। आज क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। ये मैंने इंटरेस्ट पेबल की एंट्री बनाई है। ये वो इंटरेस्ट है जो मुझ पर पहले साल लगा है, लेकिन पे कब करूंगा? दूसरी पेमेंट के साथ। और दूसरी पेमेंट कब दूंगा? दूसरे साल के पहला दिन। सवाल में यहां तक मांगा था, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। नया साल शुरू हुआ, नए साल के पहले ही दिन दूसरी पेमेंट करूंगा। जब दूसरी पेमेंट करूंगा तो बैंक को क्रेडिट करूंगा। दूसरी पेमेंट होगी 480 की, लेकिन इस 480 के अंदर कुछ मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। वो इंटरेस्ट पे करूंगा जो पिछले साल लगा था, पे अब होगा। एक्रूड लाइबिलिटी ये पड़ी हुई। अब मैं एक्रूड फाइनेंस चार्ज को डेबिट करूंगा। 153,451। और इससे ज्यादा जो अमाउंट पे कर रहा हूं वो लाइबिलिटी में एडजस्ट होगा। ऑब्लिगेशन अंडर लीज कितनी? शेड्यूल में लिखा हुआ है 326,549। जैसे ही मैंने ये एंट्री अगले साल बनाई, अब देखो ये एक्रूड कैंसिल हो गया। अब यहां पर एक सवाल जहन में आना चाहिए, नहीं आ रहा मैं डालता हूं। सवाल ये आना चाहिए सर माजिद, चलो मान लो आप जो बोल रहे हो गलत तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्योंकि अकाउंटिंग तो यही कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रूअल बेस पे बनती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर पहले साल इंटरेस्ट है जो होना भी चाहिए, तो आपके स्केड्यूल में नजर क्यों नहीं आ रहा? आपका स्केड्यूल 0 क्यों दिखा रहा है? तो वो मैं समझा देता हूँ, उन अल्फाज में समझा देता हूं जो आप FAR 1 में पढ़कर आए। बेटा ये जो हुआ है ना बोर्ड पे, ये जो एंट्रीज बनी हुई है, ये अकाउंटिंग है। क्या है ये? अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग होती है एक्रूवल बेसिस पर। कौन सी बेसिस पर? एक्रूवल बेसिस पर। और वो जो है ना वो जस्ट कंप्यूटेशन है। और ये कंप्यूटेशन ये बनी हुई है कैश बेसिस पर। कौन सी बेसिस पर? कैश बेसिस पर। आपने टॉपिक कैश फ्लो पढ़ा हुआ है ना?
कैश फ्लो कुछ और होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट एक्रूअल बेस पे निकलता है, लेकिन कैश फ्लो कैश बेस पे बनता है। ये पता है शेड्यूल क्या बता रहा है? कैश फ्लो, अब इसको देखो अल्फाज बदल के समझाता हूं। ये शेड्यूल ये बता रहा है पहले साल एक ही पेमेंट होगी, उस पेमेंट में इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं होगी। बात सही है गलत है? पहले साल एक ही पेमेंट होगी, उसमें इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं होगी। दूसरे साल भी 480 की पेमेंट होगी, उस वाले 480 में इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी होगी? 153। ये 153 कौन है? ये वो इंटरेस्ट है जो पहले साल चार्ज हुआ है। पे कब होगा? दूसरी पेमेंट के अंदर। समझ में आ रही है कुछ बात? अगर मैं ये एंट्री नहीं डालूंगा ना, फाइनेंस चार्ज डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, पता है क्या हो जाएगा? मेरी मैचिंग आउट हो जाएगी और मेरा पहले साल का प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा। पहले साल हम पे इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट हम पे लगा है, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं करोगे, हमारा उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवर स्टेट हो जाएगा। तो बेटा जब फॉर्मूला एन्युटी ड्यू पर आता है ना, एहतियातें बढ़ जाती हैं। पहली एहतियात, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है। दूसरी एहतियात, पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज 0 हो जाता है। तीसरी एहतियात, पहले साल फाइनेंस चार्ज फिर भी आ जाता है। समझ में आ गई बात? अब अगर समझ में आ गई है, जल्दी से मुझे, मांगा नहीं उसने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना दिए। जब बेटा आप 180 के एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे तो इसमें फाइनेंस चार्ज भी आएगा और 153451 का आएगा। इसमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी आएगा और वो आएगा 4 लाख का। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे। पहले एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में आप दिखाओगे राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज आपने 16 लाख पर कैपिटलाइज किया है, जिसे आपने 4 लाख डेप्रीशिएट भी कर दिया है। राइट ऑफ यूज इस वक्त 12 लाख रुपए का बचा हुआ है। आप लाइबिलिटी साइड पर आ गए, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में दो साफ दिखाना, ऑब्लिगेशन अंडर लीज, और यहां पर आप दिखाना करंट मैच्योरिटी ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। चलिए भाईजान, स्केजुअल मदद करेगा। पहला साल खत्म होते होते मैंने कितने पैसे देने? 11,20,000। 11,20,000 में से 3,26,000 अगले 12 महीने में देने और 793 उसके बाद देने। तो नॉन करंट में आ जाएगा 793,451 और करंट मेच्योरिटी में आ जाएगा 326,549। ये तो बेटा आएगा ही आएगा। अब एक एहतियात और, बैलेंस शीट में एक चीज और आएगी और वो आएगा करंट लायबिलिटी में एक्रूड फाइनेंस चार्ज। कितना? 153,451। अब आप खुद देखो, जरा सा वर्ड बदला, पेमेंट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर।
कितनी जगह एहतियातें बदल गई। फिर रिपीट करता हूं। पहली एहतियात, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला चेंज हो गया। दूसरी एहतियात, पहली पेमेंट में इंटरेस्ट जीरो हो गया। तीसरी एहतियात, पहले साल फाइनेंस चार्ज होगा वो बुक करना ना भूल जाना। और चौथी एहतियात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त एक्रूड फाइनेंस चार्ज भी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो बेटा सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में आने वाला सवाल, हमारी अटेम्प्ट में आने वाला सवाल वो एनवीटी का है अगर, तो वो एनवीटी ऑर्डिनरी वाली है या डीयू वाली है। आपने कहा सर माजिद, जब वो ऑर्डिनरी वाली एनवीटी थी उस वक्त एक्रूड फाइनेंस चार्ज क्यों नहीं आया? सर नहीं आ सकता था ना, पहले साल इंटरेस्ट लगा और पहले साल का इंटरेस्ट आपने कब पे कर दिया? पहले साल के आखिरी दिन पे कर दिया, तो वहां तो वो पेबल में बचा ही नहीं ना। इंटरेस्ट लगा, ड्यू एंड पेड, इंटरेस्ट लगता जा रहा है हर साल और साल के आखिरी दिन वो पे होता जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, ड्यू ड्यू लगा है बट नॉट पेड, तो हमें उसकी एक्रूअल करनी पड़ेगी। कुछ समझ में आ गया बेटा? आवाज में दम नहीं है। अब अगला स्टेप, सर अभी जो सवाल हम देख रहे हैं कल से, सब में पेमेंट एनुअल है एनुअल है एनुअल है, एनुअल ना होती तो? अब एग्जाम में क्वार्टर के सवाल भी आने लग गए। अब एग्जाम के अंदर सेमी एनुअल के सवाल भी आने लग गए। ठीक है सर, क्वार्टर सेमी एनुअल, अब एग्जाम में ऐसे सवाल भी आने लग गए। जाओ तुम्हारा मेरा 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2.5 साल में पहले 1 साल में इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं करूंगा, अगले 1.5 साल में इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब ऐसे समझ आने लग गए, जिसको आप कहते हो गैप एन्युटी। क्या बोलते हैं? गैप एन्युटी। ये सब मैथ्स में पढ़ा होगा, याद नहीं आ रहा होगा। अब वो गैप एन्युटी की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब बातें फिर मुझे सिखानी पड़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलो 15 मिनट की नमाज की ब्रेक दे रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रेक टाइम टेबल में शायद लिखी हुई है और नमाज का टाइम भी है। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद मुझे सेकंड पेज पे जो सवाल है वो करवाना है, करवाते करवाते 7 ऐसे ही बच जाएंगे, तो हमारा लेसी का काम काफी हो जाएगा। तो इसमें जो रह जाएगा नया काम इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, मीटिंग में एंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माइक ऑफ कर रहा हूँ। 15 मिनट के बाद क्लास इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं। चलिए बेटा, आपको और आगे बढ़ाते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि लेसी के केस में अगर पेमेंट एडवांस में हो तो क्या होता है, एरियर में हो तो क्या होता है। लेकिन इन तमाम क्वेश्चन में एक बात कॉमन, कि पेमेंट एनुअल हो रही थी। अब ये देखते हैं, अगर पेमेंट एनुअल ना हो तो उस वक्त हमारी वर्किंग पे कहां कहां क्या क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए, सेकंड पेज पे, जो कि हेल्पमैन क्लब के नाम से आ रहा है। हेल्पमैन क्लब, हेल्पमैन क्लब provide weight control, physical exercise, and bodybuilding facilities to its members. The club is desirous to acquire new advanced equipment in addition to its existing fleet of machines. Therefore, Mr. Aman, manager of the club, approaches Oasis Limited on 31st December 16 to finance such equipment. The main terms of the lease agreement entered into between the club and the leasing company are, भाईजान कोई हेल्प क्लब है?
उन्हें अपने क्लब के लिए किसी नए इक्विपमेंट की जरूरत है। इसके लिए उनके मैनेजर ने किसी लीजिंग कंपनी से बातचीत करी है और एग्रीमेंट भी हो गया है। एग्रीमेंट की डिटेल आपको दी जा रही है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज 1 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज 4 ईयर। The lease transfers substantially all the risk and reward of ownership to the club. It means finance lease है। Rental would be 8582 payable at the end of each quarter. Underline end of each quarter. 8582 का रेंटल है, पेमेंट है, लेकिन हर क्वार्टर के एंड में है, लेकिन क्वार्टरली पेमेंट है। टोटल लीज पेमेंट वुड बी 137,312। फाइनेंस चार्ज एप्रोप्रिएटेड आर। चलें, क्वेश्चन की बड़ी मेहरबानी, इसने इंटरेस्ट आपको खुद कैलकुलेट करके दे दिया। वो कह रहा है पहले साल का फाइनेंस चार्ज 14,000 रुपीज बनता है, सेकेंड ईयर का 11,000, 19 का 7,700 एंड 20 का 3,176। The allocation of financial charge is based on the use of an interest rate implicit in the lease is 16%. Helpman depreciate the equipment of this kind over a 4-year by straight line method. Required. Disclose how the machine and lease liability will appear in the books of Helpman Club in the years 17 to 20। भाईजान आपने मशीन और लीज लाइबिलिटी को दिखाना है 17 से लेके 20 तक। ये देखें सर, ये रहा एसेट, ये रहा लीज लाइबिलिटी। आपने ये इंफॉर्मेशन 4 साल की दिखानी। तो अगर 4 साल की पार्शियल बैलेंस शीट बन जाए तो एसेट भी डिस्क्लोज हो जाएगा, लाइबिलिटी भी डिस्क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस वो ये है, अगर पेमेंट एनुअल ना हो तो हमारी वर्किंग में कहां कहां फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले एज यूजुअल हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, और अब ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। बेटा काम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालने के लिए आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन अपॉन आई। ठीक है सर, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना जो आपका आर है लीज पेमेंट वो क्वार्टर है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए एक बात समझाता हूं।
मैं प्रेजेंट वैल्यू अभी दो तरीके से निकालूंगा। सुनने में दोनों तरीके एक जैसे लगेंगे, एक से आंसर गलत आएगा, एक से सही आएगा। सर आर दिया हुआ है, आर क्वार्टर 8582 हर क्वार्टर में देना है। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 16% एनुअल और लीज टर्म है 4 ईयर। ठीक है, पहला ऑप्शन। सर आर क्वार्टर है, आर क्वार्टर। एक काम करते हैं, जो आई है आई उसे भी क्वार्टर पे ले जाते हैं और जो एन है उसे भी क्वार्टर पे ले जाते हैं, पूरे फॉर्मूले को क्वार्टर पे ले जाते हैं, निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा तरीका, सर आई है ना, आई इंटरेस्ट रेट वो एनुअल दिया हुआ है, एन यूजफुल लाइफ लीज टर्म वो भी एनुअल दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं ना, जो हमारी क्वार्टर की पेमेंट है उसको भी एनुअल में ले आते हैं, या तो पूरे फॉर्मूले को ईयर में ले आओ या पूरे फॉर्मूले को क्वार्टर में ले आओ। बात तो एक ही है। आज सुनने में बात बजाहिर एक है, लेकिन इनमें से एक गलत है, एक सही है। आंसर दोनों से सेम नहीं आएगा। अब इसका रूल क्या है बेटा, वो समझ लो। आर आर रेंटल पेमेंट अगर क्वार्टर वाइज है, पूरे फॉर्मूले को क्वार्टर पे लाओ। अगर पेमेंट सेमी एनुअल है, पूरे फॉर्मूले को सेमी एनुअल पे लाओ। जब आंसर सही निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। मैं भी साबित कर देता हूं कैसे। चलो, अब क्योंकि आर क्वार्टर है, मैं पूरे फॉर्मूले को क्वार्टर पे ला रहा हूं। हमें आर दिया हुआ है 8582 पर क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई, आई हमारा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वो है 16% पर एनम, 16 लास्ट टाइम में लिखा हुआ है, और साल में होते हैं 4 क्वार्टर। ठीक है बेटा, एक साल में 4 क्वार्टर और साल का रेट है 16%। 16% को 4 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 4% क्वार्टर का रेट। उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04, और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। एक साल में 4 क्वार्टर, तो 4 साल में 4 4 16, 4 साल में 16 क्वार्टर। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। जब आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख आ रही है, और ये एक करेक्ट फिगर है। ये इस सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का करेक्ट तरीका है। अच्छा सर फिर इनकरेक्ट क्या है? अब मैं यही काम गलत तरीके से कर रहा हूं। अब जो कर रहा हूं पहले लिख दूं, ये इस काम का इनकरेक्ट तरीका है, जो अभी आप खुद समझ जाओगे गलत क्यों है। मैंने कहा यार, हमारे पास जो आई है ना, आई 1 माइनस 1 प्लस आई, वो दिया हुआ है 16%, मतलब 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 4। इस वक्त इंटरेस्ट का रेट वो भी एनुअल है, एन 4 साल वो भी एनुअल है। मैंने कहा काम करता हूं, जो रेंटल है पेमेंट उसे भी एनुअल पे ले आता हूं। 8582 वाली एक साल में कितनी पेमेंट है? 4 पेमेंट है। जब मैं 8582 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पेमेंट भी एनुअल हो जाएगी। ठीक है, एनुअल पेमेंट, एनुअल रेट, एनुअल ईयर्स। अब आंसर निकालें, 96055, जो गलत है। अच्छा, एतराज मुझे ये नहीं है, अच्छा अच्छा सर गलत इसलिए नहीं 1 लाख नहीं आ रहा, नहीं नहीं नहीं, वो लॉजिकली गलत है। इसके लिए सिर्फ मैथमेटिक्स समझ में आनी चाहिए। शाबाश, कौन बताएगा कि सेकंड मेथड में हम ऐसी क्या ब्लेंडर कर रहे हैं जिसकी वजह से आंसर भी डिफरेंट आ रहा है और वो है भी गलत। शाबाश, कॉमन सेंस की बात है। यही सवाल मैंने मेन कैंपस में कल करवाया था, 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। नहीं, बात साबित करनी है तो ये
नहीं सर ये हुआ वो हुआ होगा, साबित करना है। सिर्फ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। शाबाश दोस्त, जल्दी, पढ़े लिखों की क्लास है। हाँ दोस्त सही कह रहा है। सेकंड फॉर्मूला एक बात को इग्नोर करेंगे। अभी मैं कुछ देर पहले आपको समझा रहा था एक्चुरियल मेथड। एक्चुरियल मेथड क्या होता है? जिसमें इंटरेस्ट का रेट कांस्टेंट होता है, लेकिन अप्लाई किस पर होता है? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पर। प्रैक्टिकली क्या हुआ होगा? 1 लाख रुपए का इक्विपमेंट उधार पे लिया, पहले क्वार्टर में इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1 लाख पे। 1 लाख पे ये पहला क्वार्टर खत्म हुआ, मैंने कुछ प्रिंसिपल वापस कर दिया। अब क्या सेकंड क्वार्टर में भी इंटरेस्ट सेम होगा? नहीं नहीं सर, लाइबिलिटी कम हो गई। अगर लाइबिलिटी कम हो गई तो सेकंड क्वार्टर में इंटरेस्ट रह जाने वाली लाइबिलिटी पे लगेगा और कम लगेगा। तीसरी क्वार्टर में इंटरेस्ट और छोटे अमाउंट पे लगेगा और चौथे क्वार्टर में इंटरेस्ट और छोटी लाइबिलिटी पे लगेगा। तो हर क्वार्टर में इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होगा। ये दूसरा फॉर्मूला पता है क्या एज्यूम करवा रहा है? ये देखो, ये कह रहा है 8582 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बन रहा है? 8582 मल्टीप्लाई बाय 4 34,000। चलो मैं बोलता हूं 34,000 हमें साल में देने, 34,000 एक साल में देने। ये फॉर्मूला पता कैसे पढ़ा जाएगा? अगर मैं 34,000 हर साल भरूं, 4 साल तक भरूं और हर 34,000 में 16% का इंटरेस्ट हो, ये बात तो यहीं पर ही गलत हो गई ना। क्या हर 34,000 में एक जैसा इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा ना। वो तो 34,000 पहले वाले में भी नहीं होगा। 34,000 है क्या? 4 पेमेंट। क्या चारों पेमेंट में इंटरेस्ट एक जैसा होगा? नहीं होगा। अब देखो यहां सही लग रहा है सुनने मेरे को। अगर मैं 8582 16 दफा भरूं, समझ में आ रही है बात? अगर मैं 8582 16 दफा भरूं और हर 8582 में 4% का इंटरेस्ट हो, वो होगा, वो होगा, तो आंसर सही निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्वार्टर के ऊपर बना हुआ है कि हर क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये क्या एज्यूम करवा रहा है? एनुअल के ऊपर, जबकि पूरे साल में हर क्वार्टर का इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होगा। तो मेरे भाई इतनी बारीकियां बाद में याद नहीं रहेंगी। याद क्या रखना है? अगर हमें लीज पेमेंट क्वार्टर वाइज हो, पूरे फॉर्मूले को क्वार्टर पे ले आओ। अगर सेमी एनुअल हो, पूरे फॉर्मूले को सेमी एनुअल पे ले आओ। अगर एनुअल हो, पूरे फॉर्मूले को एनुअल पे ले आओ। बस जैसी पेमेंट होगी वैसा फॉर्मूले के साथ ट्रीटमेंट होगा। समझ में आ गई बात सबके? चलो अब यहां पर अगर समझ में आती है तो फिर आपको एक बात और समझ में खुद ही आ रही होगी। सर वो क्या? पहले साल का फाइनेंस चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी कितनी आ रही है? 1 लाख और इंटरेस्ट रेट है 16%। ठीक है, पहले ओरल समझा रहा हूं फिर लिख के वर्किंग करता हूं। एक सवाल ध्यान में आना चाहिए लेकिन आना नहीं चाहिए। सर वो क्या? 1 लाख का उधार लिया है, 1 लाख का 16% बनता है 16,000। अगर 1 लाख का 16% 16,000 बनता है तो सवाल में 14,000 क्यों दिया हुआ है? मैंने क्या बोला था? एक सवाल ध्यान में आना चाहिए लेकिन आना नहीं चाहिए। सवाल आना चाहिए ध्यान में, अगर समझ में आ रहा है फिर नहीं आना चाहिए। आप क्या बोलोगे? समाजिए भी खुद आपने समझाया तो है। 1 लाख का 16% 16,000, इस 16,000 का इंटरेस्ट उस वक्त बनता जब पेमेंट साल के एंड में होती। तो हम क्या बोलते? पूरा 1 लाख रुपया साल भर मेरे इस्तेमाल में रहा तो पूरे लाख रुपए का 16% साल भर का 16,000 बनता। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं ना। एक क्वार्टर के बाद लो भाई पैसे पकड़ो, अब इंटरेस्ट कम अमाउंट पे लगेगा। एक और क्वार्टर के बाद ले भाई पैसे और ले ले, तो हर क्वार्टर के बाद पेमेंट कम होना शुरू हो गई होगी, लिहाजा 16,000 तो नहीं बनेगा।
तो मैं मानता हूं 1 लाख का 16% 16,000 बनेगा, लेकिन उस वक्त बनता जब पेमेंट एनुअल होती। हरी बात समझ में? 2,000 कितना बनेगा? वही जो 14,000। तो जरा अपने सीखने के लिए एक काम कर लेते हैं, जरा हमने जितने स्केड्यूल बनाए कब से अब तक वो सब बनाए ईयर के स्केड्यूल। अब जरा क्वार्टर का स्केड्यूल बनाते हैं। आपने कहा हमारी आप फुर्सत में लग रहा है, 16 क्वार्टर है, क्या 16 पेमेंट का स्केड्यूल बनवा दोगे क्या? वो भी सीखने के लिए। अच्छा सीखना है ना, वो तो फिर 1 साल से भी सीख सकते हैं। 1 साल में कितने क्वार्टर है? 4। मैं 4 पेमेंट का स्केड्यूल बना अपने सीखने के लिए। अगर 4 पेमेंट का इंटरेस्ट 14,870 निकला तो फिर आगे का भी सही होगा। आगे बात समझ में? तो अब मैं सीखने के लिए सिर्फ 4 क्वार्टर का शेड्यूल बना रहा हूं। चल भाई, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अब क्योंकि क्वार्टर का है, कुछ अल्फाज बदल देता हूं। लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, फाइनेंस चार्ज, सब टोटल, लीज पेमेंट, लाइबिलिटी एंड ऑफ क्वार्टर। ये काम सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए क्वार्टरली इंटरेस्ट कैसे निकला होगा। ये 14,870 का ब्रेकअप क्या है? लाइबिलिटी स्टार्ट ऑफ क्वार्टर 1 लाख, और इस पे आप क्वार्टरली इंटरेस्ट निकाल लो। क्वार्टरली, क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट कितना है? 4%। 1 लाख का 4%, वो बनता है 4,000। सब टोटल 104,000। लीज पेमेंट 8582 की पेमेंट होगी, और लाइबिलिटी एट एंड ऑफ क्वार्टर कितनी बचेगी? 95,418। प्रिंसिपल पेड कितना? 4582। अब आ जाओ सेकेंड क्वार्टर में। ओपनिंग लाइबिलिटी 95,418, फाइनेंस चार्ज 3817, सब टोटल 99,235। लीज पेमेंट्स 8582। लाइबिलिटी एट एंड ऑफ क्वार्टर 90653। प्रिंसिपल पेड 4765। थर्ड 90653। फाइनेंस चार्ज 3626। सब टोटल 94,279। फिर पेमेंट होगी 8582 की। लाइबिलिटी एंड ऑफ क्वार्टर 85,697। प्रिंसिपल पेड 4956। अब तक कितनी पेमेंट का काम हो चुका है? 3 पेमेंट का। फाइनली चौथा क्वार्टर 85,697 का फाइनेंस चार्ज 3428। सब टोटल 89,124। चौथी पेमेंट भी 8582 की होगी। क्लोजिंग लाइबिलिटी 80,543। प्रिंसिपल पेड
5154। चल बेटा, कितनी पेमेंट का स्केड्यूल बन गया? कितने साल का बन गया? 1 साल का। बिस्मिल्लाह करके फाइनेंस चार्ज का सम ले लो। कितना आ रहा है? 14871। हाँ बेटा, ये आ रहा है 14871 पहले साल का इंटरेस्ट। और सवाल में कितना दिया हुआ है? 14870। 1 रुपए का फर्क है राउंड ऑफ की वजह से। फिगर समझ में आ गई? फिगर समझ में आ गई कि 14,000 कैसे कैलकुलेट हुआ है? फिर बोलता हूं, 1 लाख का 16% 1 लाख बनता है। उस वक्त 1 लाख का 16% 16,000 बनता है उस वक्त जब पेमेंट एंड में होती। लेकिन क्योंकि हर क्वार्टर की पेमेंट के बाद लायबिलिटी कम होती जा रही है, तो हमारा इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। हर 3 महीने बाद लायबिलिटी कम, इंटरेस्ट भी कम, फिर लायबिलिटी कम, फिर इंटरेस्ट भी कम, कर करके साल भर का इंटरेस्ट कितना बना? 14,870। इसी तरीके से अगर आप मजीद 1 साल का बनाओगे, वही बनेगा जो सवाल में दिया हुआ है। फिर मजीद 1 साल का बनाओगे, वही बनेगा जो 1 साल हमारा सवाल में दिया हुआ है। चलो बेटा, अब आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना आ गया। अब जिस तरह क्वार्टर का बनाया है, इसी तरह सेमी एनुअल का भी बन सकता है। पेपर में 1-2 सवाल सेमी एनुअल के भी आए हैं। चलो, अब ये काम सिर्फ अपने सीखने के लिए किया था। उसने कहा था 4 साल की लीज लायबिलिटी और एसेट बैलेंस शीट में दिखाओ। अच्छा, जब 4 साल की बैलेंस शीट बनाओगे, 4 साल की बैलेंस शीट, साल की क्या बोल रहा हूं, साल की बैलेंस शीट बनाओगे, तो करंट मेच्योरिटी साल की चाहिए होगी। क्या हमारे पास करंट मेच्योरिटी साल की है? इस स्केड्यूल में तो नहीं है। अब क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए स्केड्यूल फिर बनेगा, लेकिन क्वार्टर वाला नहीं, एनुअल वाला बनेगा। कौन सा वाला? एनुअल वाला, ताकि हर साल की करंट मेच्योरिटी पकड़ में आए और हर साल की नॉन करंट पकड़ में आए लायबिलिटी। अब ये स्केड्यूल फिर बना रहा हूं और एनुअल के हिसाब से बना रहा हूं। अब क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी मेरे पास ऊपर बनी नहीं है, तो मैं हेडिंग दोबारा नहीं बना रहा, उसी वर्किंग को इस्तेमाल कर लेता हूं। चल मेरा भाई, अब मैं पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथे साल के ऊपर काम कर रहा हूं। चलो, क्या क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है? हाँ सर। अब मैं 2017, 2018, 2019 और 2020 का स्केड्यूल बना रहा हूं ईयर के ऊपर। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस वो तो 1 लाख ही होगा। अब इसमें एक बेवकूफी करने मत बैठ जाना, 1 लाख का 16%, ये करने मत बैठ जाना। अभी सीखने का फायदा क्या हुआ? इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बस उठा के उसको यहाँ पे लिख दो। 2017 का फाइनेंस चार्ज 14,870, 18 का फाइनेंस चार्ज 11,566, 19 का फाइनेंस चार्ज 7,700 और 20 का फाइनेंस चार्ज 3,176। देखिए बेटा, बस अब बाकी सिर्फ प्लस माइनस करना है। 2017 में 1 लाख रुपए की लायबिलिटी, जिसमें 14,000 का इंटरेस्ट बनता है, दोनों को प्लस कर लो। 114,870 और एनुअल है, तो यहाँ पे पेमेंट में 8582 मत लिख देना, साल में 4 पेमेंट है। 8582 मल्टीप्लाई बाय 4, 34328, पहले साल में इतनी पेमेंट होगी, तो 114,870 माइनस 34328, 80,542 और प्रिंसिपल पेड 19,458। 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो। देखो, अभी मैंने यही सारा काम क्वार्टर वाइज बनाया था। क्वार्टर वाइज भी यही कह रहा था कि चौथे क्वार्टर के एंड में
लाइबिलिटी 80543 की बचेगी। और जब आपने यही काम एनुअल पे करा, वो भी यही कह रहा है 80542। आ रही बात समझ में? ये साल का बना हुआ है और ये एक एक साल का और डिटेल में बना हुआ है। ये इसी का ब्रेकअप बना हुआ है, इसी का ब्रेकअप। ये साल का बना हुआ है, ये एक साल का ब्रेकअप बना हुआ है। तो साल के आखिर में लायबिलिटी तो वही बचेगी ना जो चौथे क्वार्टर के एंड में बचेगी। चलिए अब ओपनिंग लायबिलिटी आ गई 80542 प्लस 11566 92108। अब फिर पेमेंट्स होंगी पूरे साल में 34328 की पेमेंट्स होंगी। 57780 प्रिंसिपल पेड 22762। नाउ ओपनिंग लायबिलिटी 57780 प्लस फाइनेंस चार्ज 65480। पेमेंट्स होंगी 34328 31152 26628। लास्ट ईयर आ गया ओपनिंग लायबिलिटी 31152 प्लस इंटरेस्ट 34328। आखिरी पेमेंट्स भी 34328 की होंगी साल भर में। लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी 31152। इस तरीके से आपकी लीज अमोर्टाइज्ड हो जाएगी। मेरा भाई समझ में आ गया सबके? देखो हमारे इस टॉपिक का मैथमेटिक्स से बहुत गहरा रिश्ता है। अभी तो आगे जाके कहो ना गैप एन्युटी वगैरह जो और टेक्निकल हो जाएगा। तो बेटा ये मैथ्स अगर ना पढ़ी होती ना हमारे लिए एज अकाउंटिंग टीचर ये बातें समझाना नामुमकिन थी। इसलिए ICAP बच्चों को मैथ्स शुरू में ही पढ़वा देता है। मैं आपको जुमला बोलता था अक्सर, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जगह जगह मैथमेटिक्स की मोहताज है। तो याद आ रहा है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जगह जगह मैथमेटिक्स की मोहताज है। अगर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही सीखनी है, मॉडर्न वाली सीखनी है, तो फिर आपको मैथमेटिक्स भी मॉडर्न वाली आनी चाहिए। और ये मुंशियों का दौर नहीं है कि भाई वहां पे वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू उनको कुछ नहीं पता थी। आज का दौर डिफरेंट दौर है। तो जैसा दौर है वैसी अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी आपको। चल भाई जो वर्किंग ऊपर बनी हुई है वो अपने सीखने की थी और जो नीचे बनी हुई है यही अपने काम की वर्किंग है। इसी से बैलेंस शीट बनेगी। आप उससे तो एसेट और लीज लाइबिलिटी 4 साल की चाहिए। अब मैं जो ऊपर काम किया हुआ मैंने मिटा दूं। चलिए दोस्त 4 साल के लिए एसेट्स और लाइबिलिटी को दिखाना है। अब मैं एक ही फॉर्मेट में 4 साल का काम कर लेता हूँ। हमें इंफॉर्मेशन 2017 की भी डिस्क्लोज करनी है, 18 की भी डिस्क्लोज करनी है, 19 की भी डिस्क्लोज करनी है और 20 की भी डिस्क्लोज करनी है। तो एक ही फॉर्मेट में चारों साल की फिगर आ जाएंगी। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड में भी 2017 की इंफॉर्मेशन, 2018 की इंफॉर्मेशन, 2019 की इंफॉर्मेशन और 2020 की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। पहले एसेट साइड पे आ जाते हैं।
एसेट साइड पे आप दिखाओगे नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में दिखाओगे राइट ऑफ यूज। बैलेंस शीट बनती है साल के एंड में, हर साल राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट भी करोगे। एसेट की लाइफ कितनी है? 4 साल। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 साल, हर साल 25,000 डेप्रिशिएट होगा। तो पहले साल डेप्रिशिएट होने के बाद 75,000 का बचेगा, फिर 50,000 का बचेगा, फिर 25,000 का बचेगा, और 2020 में तो बचेगा ही नहीं। राइट ऑफ यूज फुली डेप्रिशिएट हो चुका होगा। बैलेंस शीट साल के आखिरी दिन बनती है, तो आखिरी दिन तक पहुंचते पहुंचते राइट ऑफ यूज खत्म हो चुका होगा। इसी तरह अब नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी शो कर देते हैं। नॉन करंट में आ जाएगा ऑब्लिगेशन अंडर लीज, और करंट लायबिलिटी में आ जाएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। ठीक है दोस्त, अब जरा 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो। स्केजुअल इन्हीं फिगर्स के लिए बनाया था हमने। पहला साल खत्म होते होते स्केजुअल बता रहे हैं 80542 मैंने देने, पहला साल खत्म होते होते, जिसमें से 22,000 रुपए अगले 12 महीने में देने और 57 उसके बाद देने। तो पहले साल की लायबिलिटी पकड़ में आ गई। नॉन करंट में आ जाएगा 57780, और करंट में आ जाएगा 22762। इसी तरह सेकंड ईयर खत्म होते होते लायबिलिटी कितनी बचेगी? 57780, जिसमें से 26,000 रुपए अगले 12 महीने में देने और 31,000 12 महीने के बाद देने। तो नॉन करंट में आ जाएगा 31152, करंट में आ जाएगा 26628। अब लास्ट ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर, सेकेंड लास्ट ईयर। थर्ड ईयर कहता है थर्ड ईयर खत्म होते होते 31152 बचेंगे, जिसमें से सारे पैसे अगले 12 महीने में देने, 12 महीने के बाद कुछ नहीं देना है। जब थर्ड ईयर खत्म होगा, नॉन करंट में कुछ भी नहीं है, करंट में क्या बचेगा? 31152। और फाइनली चौथे साल के आखिर में ना कोई नॉन करंट लायबिलिटी होगी, ना कोई करंट लायबिलिटी होगी, सब कुछ पे हो चुका होगा। समझ में आ गया सबके बेटा? इस तरीके से राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी हमारे पास रिपोर्ट होकर खत्म हो जाएगी। हाँ मेरा भाई, लेसी की अकाउंटिंग कुछ समझ में आई? चलो बेटा, ये अभी लेसी के बेसिक सवाल हो गए, ठीक है। इन सवाल को आप मुश्किल नहीं कह सकते, ये एक इब्तिदाई सवाल है इनिशियल आइडिया लेने के लिए कि भाई लेसी का बेसिक काम कैसे होता है। अब मजीद इसमें क्या रह गया है ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा, बता रहा हूँ खाली। सर इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया है, लीज इंसेंटिव कोई चीज होती है। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट में लीज इंसेंटिव मिले तो क्या होता है? वो लीज पेमेंट में माइनस होता है। अभी इसमें एक और चीज आएगी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। उसका भी एक सवाल पेपर में आ चुका है रिसेंटली, डेटॉल लिमिटेड के नाम से। फिर सर अगर ऐसा हो जाता, वो हमसे कहता पेमेंट एक जैसी नहीं है, पहली पेमेंट 2 लाख की लूंगा, फिर पेमेंट 180 की लूंगा, फिर पेमेंट 1.5 लाख की लूंगा, फिर एनवीटी नहीं बनती। क्या नहीं बनती? एनवीटी नहीं बनती। अगर एनवीटी नहीं बनेगी तो फिर एक एक फिगर की प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से अलग अलग निकालनी पड़ेगी, काम थोड़ा सा और उलझ जाता। ठीक है सर, अभी किसी भी सवाल में रेजिडुअल वैल्यू नहीं आ रही। इस सवाल में, इस टॉपिक में 2 किस्म की रेजिडुअल वैल्यू से आपका वास्ता पड़ेगा। एक कहलाती है रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड,
और एक कहलाती है अनगारंटेड। दोनों के ट्रीटमेंट कुछ और है। ठीक है सर, ये बातें और पढ़ोगे तो लेसी का काम और अच्छे से सीखोगे। उसके बाद फिर वो लेसर के मामला। फिर लेसी में एक स्पेशल काम है, कभी पेपर में नहीं आया। वो काम इन्होंने नए स्टैंडर्ड में डाला है। वो पैरा 5, 6, 7, 8 में दिया हुआ है। सिर्फ बता रहा हूँ 5, 6, 7, 8 में। वो कहते हैं ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना राइट ऑफ यूज को कैपिटलाइज करो, ना लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करो, ना फाइनेंस चार्ज को रिकॉर्ड करो, ना डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो। मैंने कहा कुछ भी नहीं करूं, कह रहा कुछ भी नहीं करूं। और अगर एसेट को लीज पे लाए हो कि कुछ भी मत करो, फिर क्या करूं? सिर्फ एक एंट्री बनाओ, लीज पेमेंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। जितनी पेमेंट करो सबको एक्सपेंस में डाल दो। अगर ये तो टैक्स वाला अलाउ करता है, कह रहा हाँ जो टैक्स वाला बोलता है वो भी कर लो, वही कर लो, जाओ जान छोड़ो, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। मैंने कहा अच्छा ऐसा कब कर सकते हैं हम? कह रहा है ऐसा उस वक्त कर सकते हैं जब तुम्हारी लीज दो में से कोई एक हो। दो स्पेशल लीज है। एक तो वो नाम देगा पैरा 5 में शॉर्ट टर्म लीज, थोड़े अरसे की लीज, और एक को नाम देगा लो वैल्यू लीज, थोड़ी अमाउंट की लीज। मतलब वो ये बोलेगा अबे यार कोई छोटा मोटा एसेट ले रहा हो, छोटा मोटा एसेट, क्या जरूरत है इस कॉम्प्लिकेटेड चीजों में उलझने की? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, जितनी पेमेंट कर रहा है एक्सपेंस में डाल और जान छोड़ जा। आप एसेट यहाँ पे 4 साल के लिए ले रहा हूँ, मान लो यही एसेट मैंने 6-8 महीने के लिए लीज पे लिया होता, क्या बोलेगा इसका पैराग्राफ? थोड़े अरसे की तो लीज है, किस चक्कर में पढ़ रहा हो? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जिंदगी आसान करो, जितनी पेमेंट कर रहा हो एक्सपेंस में डाल के जान छोड़ाओ। ये दो कंडीशन है, एक कहलाती है लो वैल्यू लीज, दूसरी कौन सी है? शॉर्ट टर्म लीज। कभी पेपर में नहीं आए, लेकिन आईएएस में उसका जिक्र है और आपके स्टडी टेक्स्ट में एक पेज पर उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये सब कुछ करोगे तो फिर क्या पूरा हो जाएगा? लेसी का काम। लीज का कारोबार लेसी नहीं कर रहा, ये तो हल्का काम है। असल कारोबार कौन कर रहा है? वो तो लेसर कर रहा है। जैसे ही लेसर शुरू होगा फिर कहानी असल शुरू होगी। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, नॉर्मल लेसर, डीलर लेसर। आ रही बात समझ में? वहां मामला डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह अगली बार बेटा जब भी लगेगी हम मजीद काम आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह हाफिज।